हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन इंडिया। जैसा कि आपने देखा है कि आज पेपर में भी आया हुआ है कि यूपीएसआई की जो परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, अक्टूबर से नवंबर में इसको कराने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमने यूपीएसआई का बैच प्रारंभ किया है आज से। और पहले भी कई स्टूडेंट हमसे बोल रहे थे, कई लोगों की मैसेज आया, ऑफलाइन स्टूडेंटों ने भी हमसे बोला कि सर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करा दीजिए। तो इसे देखते हुए दोस्तों फुल कोर्स लेके आया जाएगा। 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा इस पे कोर्स कराया जाएगा रिवीजन के साथ में। ठीक है, तेज हम चलेंगे थोड़ा सा। तो इसमें दोस्तों अब मैं बता दूं तुम्हें कि जो पेपर है तुम्हारा, इस पेपर में दोस्तों 4 पार्ट हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ठीक है, प्रत्येक पार्ट में आपसे 40 क्वेश्चन पूछेगा। इसी में मैं पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पेपर या बोल सकते हो आप इसे पार्ट 1, ठीक है ना, बोल सकते हो आप पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में क्या आएगा दोस्तों, इसमें आपसे पूछेगा सबसे पहले तो पॉलिटी पूछेगा, इंडियन पॉलिटी से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड की जब बात होगी, सेकंड आपसे पूछेगा मूल विधि, इंग्लिश में भी इसे मूल विधि बोलते हैं। और यहां तीसरी आपसे पूछेगा दोस्तों हिस्ट्री पूछेगा। हिस्ट्री के बाद आपका जनरल साइंस है, जनरल साइंस आपसे पूछेगा, इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आएंगी। मैं फोर्थ की बात करूं तो आपसे क्या पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा। ज्योग्राफी आपको पता ही है, भूगोल। उसके साथ में जीके प्लस करंट अफेयर्स। इनमें आपसे मैं बात करूं सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं तुम्हारे, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों ही अकेले आपको 27 से 28 क्वेश्चन ये अकेले ही आपको क्या कर जाते हैं, दे जाते हैं। तो क्यों ना हम इनको सबसे पहले पढ़ाए जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बता दूं मैं कि आपको पुशअप करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये साबित होंगे। ठीक है, पेपर 4 में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहां से कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बोलते हैं राज्य व्यवस्था एवं संविधान। यहां से आपको 17 से 18 क्वेश्चन पूछता है अकेले ही। कितने? 17 से 18 क्वेश्चन। उसी के बाद यहां पे मैं मूल विधि की बात करूं, मूल विधि से भी दोस्तों कम नहीं पूछता ये आपसे 8 या 9 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद में दोस्तों 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट से आपसे पूछ लेता है, करंट बेस्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? करंट बेस्ड क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के 27 से 28 क्वेश्चन आपके भाई ये पार्ट 4 के फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक से पूछ लेता है तुम्हें। ठीक है, तो इन पे वो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें कमांड करने की जरूरत है। तो दोस्तों इसका मैं जो मूल विधि पार्ट है मैं कराऊंगा, और इसका जो पहला पार्ट है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसे गोविंद सर कराएंगे। ठीक है, तो अब हम अपने सिलेबस पे चलते हैं इस चीज को देखते हुए। ठीक है, ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। ओके, मैं इसे थोड़ा रिमूव कर देता हूं। इसको मैं रिमूव कर दिया है मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों इसमें टॉपिक है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। सभी को पता ही है ये आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड। इसे भारतीय दंड संहिता भी बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड 1860। ठीक है, आपको पता ही है। और ये आपकी होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, और ये सीआरपीसी 1973। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा आप बताने जाऊं, थोड़ी सी डिटेल इसमें बताऊं मैं आपको। तो इसका क्या, देखो इसका ड्राफ्ट जो था आईपीसी में, इस पे यहां थोड़ा सा बात कर लेता हूं। आईपीसी 1860, इसका जो ड्राफ्ट था, इसका जो ड्राफ्ट था दोस्तों, वो हमारे लॉर्ड मैकाले, इसका जो ड्राफ्ट है वो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था, तैयार किया था। लॉर्ड मैकाले ने यहां, ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा
लॉर्ड मैकाले के द्वारा 6 अक्टूबर सन 1860 को लाया गया, 1860 को लाया गया। ठीक है, और इसमें तुम बात करोगे लागू होने की बात होगी, तो ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1862 को, 2 साल बाद लागू हो गया। ठीक है, 1860 को क्या हुआ? ये आपको लागू हो गया। इसमें मैं दोस्तों बात करूंगा, चैप्टर की बात करूं तो इसमें चैप्टर कितने थे? इसमें चैप्टर थे 23, और धारा मतलब सेक्शन की बात करूंगा, सेक्शन या धारा, तो इसमें दोस्तों सेक्शन या धारा मैं अगर बात करूं तो इसमें कितनी धारा थी? 511 धाराएं थी। उसमें कुछ नहीं है, ये तो मैं आपसे बात करूं कि ये जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, ये आईपीसी क्या आपका एक दंड है, दंड का एक विधान है। इसमें आईपीसी में जब बात करेंगे हम आईपीसी में, तो आईपीसी में आपको क्या बताया गया है, मैं आपको बात करूं, इसमें अपराध की परिभाषा, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेता हूं, यही मैं चलो यही बता देता हूं, है ना। अपराध की परिभाषा, आपको इसमें क्या बताया गया है? अपराध की परिभाषा और अपराध के दंड के बारे में, अपराध की परिभाषा और अपराध के दंड के बारे में बताती है। ठीक है, ये कंडीशन है। अच्छा एक चीज बताओ कि जो कानून है, ये जो क्या एक दंडी तो है, आपकी दंड विधान है, ये कानून क्यों लाए गए? आपको पता ही है कानून क्या होते हैं। कानून हमारे जो व्यवस्था होती है, हमारी गवर्नेंस होती है, और हमारे जो समाज में जो स्थिरता है उसको बनाने के लिए क्या लाई जाती है, जिससे कि सभी लोग क्या करें? रूल एंड रेगुलेशन से कार्य करें। ठीक है, जो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेगा उस पर हमारी आईपीसी है वो क्या करेगी? दंड का प्रावधान करेगी, और आपको बताएगी कि आपने क्या किया है, क्राइम किया है, तो आप किस आईपीसी के अंदर कौन से सेक्शन के अंतर्गत आ रहे हो। ठीक है, तो ये आपको ये सारा की सारी कंडीशन बताई जाएगी। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये आईपीसी 1860 थी। ठीक है ना, ड्राफ्ट से लॉर्ड मैकाले के द्वारा 6 अक्टूबर 1860 को लाया गया, और लागू एक मतलब अगले 2 साल बाद 1862 में लागू हो गया। ठीक है, अगर इसका प्रॉपर आपसे डेट भी पूछता है तो 1 जनवरी, प्रॉपर डेट की बात करेगा तो 1 जनवरी सन 1862। ठीक है, प्रॉपर डेट पूछे तो कि 1 जनवरी सन 1862 को क्या किया गया? से लागू किया गया। चैप्टर इसमें 23 है और सेक्शन 511 है, अपराध की परिभाषा और अपराध के दंड के बारे में क्या करता है? ये बताता है आपको। ठीक है, ये मैंने आपको आईपीसी के बारे में बताया, और उसके बाद में यही आपको बताऊं सीआरपीसी के बारे में। सीआरपीसी आपको पता ही है 1973, सीआरपीसी 1973 के, ये मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो इसमें क्या, ये अपराध की प्रक्रिया से संबंधित है। यह है अपराध की प्रक्रिया से संबंधित है। ये आपके क्या है? अपराध की प्रक्रिया से संबंधित है। और इसमें बात करोगे चैप्टर की, मैं बात करूं चैप्टर, इसमें आपके चैप्टर हैं भाई, चैप्टर इसमें क्या है कि 37, चैप्टर 37 है। और सेक्शन की बात करें हम, सेक्शन मतलब क्या होता है? धारा। इसमें धारा कितनी है आपकी? 487 लागू। और ये सीआरपीसी 1973 ये लागू कब हुआ था आपका? ये लागू हुआ था भारत में 1 अप्रैल सन 1974 को, 1 अप्रैल सन 1974 को ये लागू हुआ था। ठीक है, तो ये दंड है। मैं आपको बता दूं कि संविधान की जब बात करेंगे तो संविधान में सबसे पहले क्या आएगा कि संविधान को भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो इसमें संविधान की बात करोगे, संविधान में 22 भाग थे मूल संविधान में। उसके बाद सूचियां थी, अनुसूचियां 12 अनुसूचियां थी, और उसके बाद में जो भाग थे उन भागों को किसमें मतलब डाला गया? आपको वहां पे आर्टिकल्स में। ठीक है, 395 मूल संविधान में क्या है? आर्टिकल्स हैं। ऐसे यहां पर जब बात होगी तो दंड में जब बात होगी, तो दंड में की जब हम बात करेंगे तो इसमें भी यही होगा कि प्रत्येक जो कानून है, प्रत्येक कानून के अपने कुछ चैप्टर होते हैं, और चैप्टरों में कुछ क्या होते हैं? आपके कुछ सेक्शन होते हैं, और वो सेक्शन आपको यहाँ पे हम बारी बारी से बताएंगे। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आपके यहाँ पे आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973 मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इनको बारी बारी से
देखेंगे कि सेक्शन 1 में क्या है, 2 में क्या है, 4 में क्या है, 6 में क्या है, 16 में क्या है, 22 में क्या है, 300 में क्या है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा हम इस पे बात करेंगे, यहां से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, सेकंड देखेंगे यही कि उसके बाद कुछ एक्ट होते हैं हमारे यहाँ। एक्ट में देखो आईपीसी और सीआरपीसी से बात करोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और उसके बाद बच्चे को क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन वो आपको एक्ट से पूछेगा। जैसे ये एक्ट है, हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, ये तीसरा टॉपिक है। तीसरे टॉपिक में क्या है कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, SC/ST एक्ट, ठीक है ना, 1989 आपने पढ़ाई है। तो इसमें हम सारा SC/ST एक्ट से संबंधित महिलाओं, बच्चे, अनुसूचित जातियों से संबंधित जो संरक्षण दे रखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक यातायात के नियम, ट्रांसपोर्टेशन जो रूल है, मोटर व्हीकल जो एक्ट जो था हमारा, उसको इसमें क्या प्रोविजन किया गया 2019 में, उसको हम पूरा का पूरा देखेंगे। यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि हाल ही में इसमें क्या हुआ था, प्रोविजन हुआ था। उसके बाद देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट देखेंगे। तो इसमें क्या, ये 1986 में आया था, उसको हम बारीक से क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे इसे। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिकार की बात करें, हम अधिनियम की बात करें तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, इस पे पिछली साल को, मतलब जो पिछला तुम्हारा जो था 2017 वाला यूपीएसआई का पेपर, उसमें ये इस पे क्वेश्चन था, सीधा यही पूछा गया था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, तो 1972 को आया था, उसके बारे में देख लेंगे हम। फिर है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट कंजर्वेशन एक्ट से संबंधित है। तो ये 1993 को आया था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। उसके बाद सूचना का अधिकार, आपको पता है आरटीआई एक्ट, आरटीआई जो भी तुम्हें पता ही था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका जो कार्यालय है उस कार्यालय को 2005 मतलब आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत लाया गया है कि वो भी क्या होगा, जवाबदेही होगा। तो ये आरटीआई एक्ट है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसके बाद आयकर अधिनियम 1961 है, आईटी एक्ट से बोलते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, इसको बोलते हैं करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद आपको आ रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए। देखा होगा बहुत ज्यादा अब क्या कर रही है सरकार, एनएसए लगा देती है हर किसी पे भी, ठीक है, उसको भी देखेंगे क्या इसका प्रोविजन था, एनएसए किस किस पे लगाई जा सकती है और इसका क्या प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आईटी अपराध, आईटी क्राइम से संबंधित, आपको पता ही है आज कितना ज्यादा आईटी क्राइम बढ़ चुका है, ठीक है, तो आईटी अपराध से संबंधित देखेंगे इसे। उसके बाद नेक्स्ट साइबर अपराध, साइबर क्राइम 2000, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद है जनहित याचिका, जनहित याचिका आपको पता भी होगी, पीआईएल, और जो देन किसकी थी, पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, आगे आएगा, उस पर पूरे डिटेल में करेंगे, और इसके साथ और भी जो कंडीशन है उनको भी देख लेंगे, ठीक है ना, एक्टिविज्म जो भी से रिलेटिव है जो। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, इस पे हम न्यायिक निर्णय में देखेंगे 70 से 80 क्वेश्चन, 70 से 80 मतलब केस है उनको देख लेंगे, और उनमें से 10 से 20 केस ऐसे लेंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे तुम्हारे एग्जाम के लिए। उसके बाद भूमि सुधार 1950, ठीक है, लॉन्ड रिफॉर्म 1915 ये एक्ट था, इसको लाया गया था, सबसे पहला इसे प्रोविजन माना जाता है संविधान का, इसे देख लेंगे। फिर उसके बाद भूमि अधिग्रहण 2013 संबंधित, अभी ये 2013 में था, इसको देखेंगे। और लास्ट आपका बचता है भू राजस्व संबंधी कानून 1901। ये सारे के सारे जो एक्ट हैं, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनको हम बड़े ही डिटेल में बड़े अच्छे ढंग से क्वेश्चन लेते हुए करते जाएंगे, आपको कुछ इसमें महसूस नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे लेते हैं। तो ये इसमें क्या है कि अच्छा ये, हाँ ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो डिटेल में क्या है कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860, इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि 6 अक्टूबर सन 1860 को क्या किया गया था, ये सेटअप किया गया था, मतलब लाए थे इसको, और 1 जनवरी सन 1862 को क्या किया गया था, ये लागू किया गया था, इंप्लीमेंटेशन किया गया था। उसके बाद ये भी एक यहां से क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा दंड जो कानून, मतलब कानून है, विश्व का सबसे बड़ा कानून कौन सा है, तो आपका आईपीसी है, तो वो विश्व का सबसे बड़ा कानून है, क्योंकि इसमें चैप्टर की बात करेंगे तो 23 चैप्टर और धारा 511 है। कितनी धारा है, 511।
उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ आपको डाल रखा है कि जब चैप्टर 1 की बात होगी, चैप्टर 1 में 1 से लेकर के 5 तक धाराएं हैं, और ये सारी की सारी जो धाराएं वो किससे संबंधित है? उद्देश्यका से, प्रेमबल से संबंधित है। जैसा कि संविधान में का भी अपना प्रेमबल होता है, यहाँ जो कानून है आईपीसी, इसका भी अपना क्या एक प्रेमबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि चैप्टर 2 से बात करें तो चैप्टर 2 में क्या है कि 6 से लेकर के 52 तक आपको धाराएं दे रखी हैं, ये साधारण स्पष्टीकरण जनरल एक्सप्लेनेशन से संबंधित है। उसके बाद 3 की बात करें, 3 में 53 से लेकर 75 तक है, दंड के विषय हैं, इसमें पनिशमेंट वगैरह से सारे दे रखे हैं आपको। और उसके बाद ऐसे चैप्टर 4 है, 5 है, 5A, 6, 7, ये आपको पूरा का पूरा दे रखा है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना से, और मैं तो पढ़ाऊंगा आपको एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, है ना। और ये सारे के सारे आपको 23 चैप्टर हैं, ये 23वां चैप्टर लास्ट, इसमें 511वीं धारा है 23वें चैप्टर में, और ये अपराध के प्रयत्न से संबंधित है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी, ठीक है ना, जब ज्यादा क्या उसे कठिन मतलब प्रे क्वेश्चन डाला जाए, मतलब पूछा जाए, मतलब डालना हो, तो वो जैसे पूछ लेगा कि बताना चैप्टर 15 किससे संबंधित है, तो चैप्टर 15 में 295 से लेकर के 298 तक है, और इसमें धर्म संबंधी अपराध है, ऑफेंसिव रिलेटिंग टू रिलीजन से रिलेटिव है, ठीक है, इसके ऐसे बारे में पूछ लेगा। चलो ये सारे के सारे 23 हम क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। अब ने थोड़ा सा हम आपको बता दें कि पिछली साल के जो पेपर थे, उन पिछली साल के पेपरों में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी मतलब पूरा डिटेल से देखेंगे, ठीक है, कि कम से कम पता तो चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे, है ना। तो ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। पहला ही क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सभी बच्चे ढंग से देखेंगे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे। ऐसा मत करना कि आप ही मतलब लोगे सिलेक्शन, सभी का ज्यादा से ज्यादा लोगों में भला होना चाहिए। तो ये सीरीज इसीलिए बनाई गई है जो कि अपने घरों में बैठे हुए बच्चे हैं, ज्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोचिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर बैठे, आपको हम पूरी मेहनत करके, हमारी जो टीम है सिलेक्शन इंडिया की जो टीम है, वो पूरी मेहनत करके आपको क्या करेगी, कंटेंट ढूंढ के देगी। आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है, पढ़ना है अच्छे से, और एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं एवं अध्यायों की कुल संख्या है। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन में आपको भी बता चुका हूं कि लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने क्या किया था, एक ड्राफ्ट लेके आए थे, और उसमें एक ड्राफ्ट में क्या था, 23 चैप्टर थे और 511 आपकी धाराएं थी। तो क्या है इसमें 511 धाराएं और 23 अध्याय। तो दोस्तों यहाँ पे जो चैप्टर है, चैप्टर को हिंदी में बोलते हैं अध्याय, क्या बोलते हैं, अध्याय। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 511 धाराएं और 23 अध्याय होंगे। पहला क्वेश्चन बेहद इजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखते ही टिक लगना चाहिए। यहां दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड में सामान्य आशय। देखो सामान्य आशय की बात होगी तो इंग्लिश में से बोलते हैं कॉमन इंटेंशन, और ये आपके कॉमन इंटेंशन को आईपीसी के धारा 34 में बताया गया है। आईपीसी की धारा 34 कॉमन इंटेंशन से संबंधित है, और आईपीसी की धारा 35 जो है वो सिमिलर इंटेंशन से संबंधित है। कहने का मतलब कॉमन इंटेंशन का मतलब ये है कि यदि कोई भी मतलब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर करने के लिए गए, और 2 व्यक्ति दरवाजे पर खड़े हुए, 2 व्यक्तियों ने उसके हाथ पैर पकड़े, और 1 व्यक्ति या 2 व्यक्तियों ने उसमें गोली मारी, जिसका वो असेसमेंट करने गए थे, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि वहां अगर जज के सामने अगर अपनी गुनाही को पेश करेंगे जी, तो बोलेगा कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों ने क्या की, गोली मारी, परंतु वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि इन सभी का इंटेंशन जो था, इंटेंशन ये था कि हम सभी मिलकर के क्या कर रहे थे, अपराध करने जा रहे थे, तो इसलिए इनका कॉमन इंटेंशन हुआ कि उसकी क्या करनी है, हत्या करनी है, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम इसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पे धारा 34 तो धारा 34 में कॉमन इंटेंशन है, क्लियर है। इसमें आपका केस की मैं बात करूं, देखो इसमें अगर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताऊं कि सेक्शन 34 किससे संबंधित है, तो सेक्शन 34 ये क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इसमें मोर देन 2 पर्सन, सॉरी मोर देन 1 पर्सन करो, मतलब 1 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, 1 व्यक्ति नहीं होना चाहिए, 1 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। मोर देन 1 पर्सन, मोर देन 1 पर्सन। तीसरी कंडीशन,
कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक केस था वारेंद्र कुमार घोष केस, वारेंद्र कुमार घोष केस था, और इसमें एक महबूब शाह केस भी था। इसमें यह बोला गया था कि यदि कोई भी व्यक्ति अपराध करने के लिए गया है, मतलब एक या एक से अधिक व्यक्ति अपराध करने के लिए गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि दो व्यक्ति बाहर दरवाजे पे खड़े हुए हैं, दो व्यक्तियों ने पकड़ रखा है और एक व्यक्ति ने उसमें गोली मारी, तो ये गोली वाले को ही मतलब कि 302 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं, इसमें कॉमन इंटेंशन है, इसलिए सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो कॉमन इंटेंशन की बात आपका कौन सा करता है? धारा 34, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें हम आगे बात करेंगे, वैसे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ठीक है, राजद्रोह होता है, क्वेश्चन नंबर 3, सभी को पता है राजद्रोह के बारे में। अच्छा, राजद्रोह की जब बात आएगी तो राजद्रोह किससे संबंधित है, तो आप इसमें देखोगे तो राजद्रोह में बात करूं तुमसे तो ये क्या है? धारा 124, धारा 124 में आपका क्या है? राजद्रोह, इंग्लिश में बोलते हैं सेडिशन, सॉरी 124A, ये राजद्रोह, इंग्लिश में बोलते हैं सेडिशन, कि भैया उस पर सेडिशन लग गया, ये राजद्रोह। तो इसमें बोला गया कि सार्वजनिक सभा में राजद्रोहात्मक काव्य पाठ करना। ऑप्शन नंबर 2, इस आशय से जनता में परिचय बांटना कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लोगों में घृणा, अवमानना और अप्रीति प्रतीत होती है। नंबर 3, प्रदीप्ति। नंबर सी, आम जनता को अपने भाषण द्वारा भारत में विधि स्थापित सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की अवज्ञा करने के लिए उकसाना और सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करना। यह उपरोक्त सभी सही है। तो इसमें भैया सभी सही है। इसकी मैं बात करूं सेडिशन 124 में आईपीसी में क्या लिख रखा है, आईपीसी में क्या लिख रखा है, तो मैं इसमें यहां से डिटेल में थोड़ा सा देखूं यहां, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, आपको इससे थोड़ा सा पता रहे, है ना। तो यहां मैं आपको बता दूं, यहां बता देता हूं, है ना। 124A, 124A में क्या दे रखा है आपको, इसमें आपको सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, या एक मिनट, है ना, आप मतलब कुछ इधर से ना रिलेट कर जाओ उसे, आप यहीं देख लो। 124A, 124A ये किससे संबंधित है? राजद्रोह से संबंधित है। राजद्रोह में क्या होगा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को या भीड़ को क्या करना? भड़काना। नंबर 2, अवरोध, सरकार की नीतियों के प्रति के खिलाफ अवरोध पैदा करना। नंबर 3 कंडीशन में क्या होगा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ क्या कर रहे हो आप? हिंसा पैदा कर रहे हो, हिंसा पैदा करना। और चौथी कंडीशन में आपको यहां बताऊं, द्वेष पैदा करना, समाज में क्या कर देना? सरकार के खिलाफ द्वेष पैदा करना, यह कंडीशन है। देखो यहां पर एक केस और था, केदारनाथ, केदारनाथ वर्सेस बिहार राज्य से संबंधित एक केस था, केदारनाथ वर्सेस बिहार राज्य से संबंधित। इसमें यह बोला गया था कि केंद्र या राज्य की नीतियों के खिलाफ, केंद्र या राज्य की नीतियों के खिलाफ बोलना, यहां बोला गया था कि केंद्र या राज्य की नीतियों के खिलाफ बोलना ये अपने आप में राजद्रोह नहीं माना जाएगा। वो इसकी केंद्र की नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं, परंतु वो यदि सरकार की नीतियों के खिलाफ भड़का रहे हैं, अवरोध पैदा कर रहे हैं, हिंसा पैदा कर रहे हैं, द्वेष पैदा कर रहे हैं, तो वो आपको सेक्शन 124A के तहत सेडिशन राजद्रोह माना जाएगा। और इसमें आपको क्या होगा दोस्तों, कड़ी से कड़ी क्या होगी? कार्रवाई होगी, जिसमें आजीवन कारावास, फाइन और 3 वर्ष तक जुर्माना, मतलब 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना आपको लग सकता है, या दोनों लग सकते हैं। ठीक है, इसे फटाफट से क्या करिए, उतारिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका। तो इसमें क्या है दोस्तों, चारों सही है। उसके बाद ये आपने सभी ने क्या कर लिया होगा, नोट कर ही लिया होगा। मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, रिमूव करने जा रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 में देखते हैं।
क्वेश्चन 4, भारतीय दंड संहिता में दंगा, जिसे बोलते हैं दंगा, एफरे बोलते हैं, को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? कौन सी धारा के अंतर्गत आपको परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो ये आपको मैं बता दूं, इसमें धारा होगी 159। क्या होगी? 159 इसका आंसर होगा। इसमें क्या है दोस्तों कि 159 में क्या बोल रखा है, ये अफरी की डेफिनेशन है, इसमें मतलब दंगे की डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है दंगे की। दंगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक शांति को, अरे क्या हो जाता है यार, ये अधिक व्यक्ति लोक शांति को अवरुद्ध करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप क्या हुआ कि दो या दो से अधिक व्यक्ति पब्लिक प्लेस में जाकर के क्या करते हैं, दंगे करते हैं, आपस में लड़ने लगे। जैसे देखा होगा रेडी वाले जो होते हैं आपस में लड़ने लग जाएं और अस्त व्यस्त करना स्टार्ट कर दें चीजों को, तो वो अपने आप में क्या माना जाएगा, एक दंगा माना जाएगा। जब इसमें दंगे में ध्यान रखना दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, तो ये आर्टिकल 159 के तहत क्या माना जाएगा, अफरा दंगा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम सारी की सारी इनकी जो पूरी डिटेल है उन डिटेल को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ठीक है, ठीक है ना, बता देना कोई दिक्कत होगा। का तथा, देखो क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसे देखोगे आप कि का तथा खा नामक दो युवतियां परस्पर लड़ रही थी। का ने खा से, का तथा खा नामक दो युवतियां थी, का ने क्या किया कि खा के चेहरे पर ब्लेड से प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप खा के गाल पर स्थायी व क्रूर चिन्ह अंकित हो गया। का किस अपराध की दोषी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा कि इसने खतरनाक साधन यूज किया। खतरनाक साधन क्या यूज किया इसने दोस्तों? ब्लेड, और उस ब्लेड से इसने क्या कर दिया, उसके फेस पर लगा दिया। तो ये स्वेच्छा पूर्वक घोर उपति कार्य करना होता है। आंसर नंबर सी सही है इसका। कौन सा सही है इसका आंसर? आंसर सी सही है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करेंगे, अरे यार ठीक है, जब हम बात करेंगे सेक्शन की, तो सेक्शन 324, सेक्शन 324 में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक हथियार के तौर पर हथियार से मारता है, बट वो उसमें मरता नहीं है, हथियार से मारता है और उसके क्या होता है, अंग वंग क्या होता है, अव्यवस्थित हो जाते हैं, तो वो कंडीशन खतरनाक साधन यूज करके स्वेच्छा पूर्वक घोर उपति क्रांति की है। ये सेक्शन 324 में दे रखा है आईपीसी के। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया आपका। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, डिटेल थोड़ी सी पढ़ोगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दहेज को भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं ये है 304 के खा, इसे बोलते हैं 304 बी। सेक्शन 304 बी में आपको स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि इसमें क्या है कि मतलब दहेज हत्या से संबंधित है। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि यदि कोई भी कपल्स हैं, उनकी 7 साल से अधिक शादी को हो गया है, यदि आप 7 साल से अधिक शादी को हो गया है, या 7 साल से नहीं, 7 साल से कम ही अभी शादी को हुआ है, और 7 साल के अंडर तुमने क्या कर दिया कि उस महिला को दहेज के तहत उसे क्या कर दिया, उत्पीड़ित करके मार दिया, तो आपको 7 साल से अधिक या 7 साल के बराबर आपको क्या हो सकता है, आजीवन कारावास, मतलब कारावास हो सकता है, और आपको फाइन भी लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा 304 बी में दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की धारा में बताया गया। निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7, इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है। तो भैया लोक सेवक नहीं है, इसकी जब बात की जाएगी तो लोक सेवक नहीं है, मैं आपको बता दूं कि लोक सेवक और एक होता है सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट
क्या होता है, सिविल सर्वेंट, और एक होता है पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, इन दोनों की बात हमारे आईपीसी में की गई है। सिविल सर्वेंट हमारे संविधान के आईपीसी की धारा 14 और पब्लिक सर्वेंट आईपीसी की धारा 21 में दिया गया है। ठीक है, बताया गया है इसमें। अरे यार क्या है ये 14। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट में क्या होता है दोस्तों, सिविल सर्वेंट कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट में ध्यान रखना, सिविल सर्वेंट में सैन्य और असैन्य प्रकार के सभी अधिकारी आएंगे, और जब पब्लिक सर्वेंट की बात आएगी तो पब्लिक सर्वेंट में सिर्फ और सिर्फ असैन्य ही अधिकारी होंगे, जैसे आईपीएस, पीसीएस, ठीक है, इस प्रकार के अधिकारी। और कमीशन्ड अधिकारी, सैन्य अधिकारी वगैरह वो सब किस में आएंगे, सिविल सर्वेंट में आएंगे। ठीक है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि सभी सिविल सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट होते हैं, परंतु सभी पब्लिक सर्वेंट सिविल सर्वेंट नहीं होते हैं, ये आपको बताया गया। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं लिक्विडेटर। अच्छा, लिक्विडेटर की हम बात करते हैं तो लिक्विडेटर क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी किसी सरकार द्वारा बैंक किसी बैंक से क्या करती है, पैसे उधार ले लेती है, और जब उस पर उधार बढ़ जाता है तो वो कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी को बेच करके उस उधार को चुकता करती है। तो ये एक प्रकार से कहां जाएगा पैसा, ये पैसा तुम्हारे भारतीय सरकार के पास जाएगा, जहां पर पब्लिक सर्वेंट जैसी चीजें क्या होंगी, कार्य होंगे। ठीक है, तो ये लिक्विडेटर होता है। तो ये एक लोक सेवक है, इसमें बोला लोक सेवक नहीं है, ये लोक सेवक है। न्यायाधीश की बात करेंगे तो न्यायाधीश जो होता है, न्यायाधीश क्या एक पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट है असैन्य अधिकारी है न्यायाधीश, तो ये क्या है, पब्लिक सर्वेंट है न्यायाधीश, तो ये यही पब्लिक सर्वेंट है। अच्छा, ग्राम सेवक की बात करेंगे तो ग्राम सेवक भी क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है, क्योंकि उसे क्या करते हैं, नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, उसे प्रत्यक्ष तरीके से अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, वोटों द्वारा, इसका भी क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है, ये भी ग्रामों के लिए कार्य करता है। कि सेक्रेटरी की बात करेंगे, सचिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो सचिव है ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये किसके लिए कार्य कर रहा है, अपने जो भी जो होगा उसके लिए अपने लिए कार्य करता है। तो सचिव जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो आपके क्या नहीं है, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ठीक है, सिविल सर्वेंट की प्रमाणता 14 में, पब्लिक सर्वेंट की 21 में दे रखी है, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बेईमानी से क्या आशय है, बेईमानी से क्या आशय है, बेईमानी से क्या आशय है, किसी कार्य को बेईमानी से करना। जो व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है, एक व्यक्ति को सदोष अभिलाष या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारक होती है। ऑप्शन नंबर सी, कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट पूर्वक करता है, या उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका मुझे जवाब बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आईपीसी 24, आईपीसी के सेक्शन 24, आईपीसी की धारा 24 में बेईमानी की परिभाषा है, जिसे बोलते हैं डिसऑनेस्ट। देखो, इसमें यह बोला गया है कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, मतलब कि सदोष लाभ और सदोष हानि। इसमें सदोष लाभ और सदोष हानि होनी चाहिए, और इसमें जो आपका इंटेंशन है वो इंटेंशन कैसा होना चाहिए, दूसरे को लाभ या दूसरे को हानि पहुंचाने का होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करो ए ने बी की घड़ी को चुराया, ए ने बी की क्या किया, घड़ी चुराई। यहां पर जो घड़ी जो चुराई है दोस्तों, तो ए से चुराई है, ए ने बी की घड़ी चुराई, इसका मतलब ए ने चुराई, तो ए ने चुराई है, इसका मतलब इसे क्या हुआ, रॉन्गफुल तरीके से, गलत तरीके से क्या हुआ, लाभ हुआ, रॉन्गफुल गेन, गलत तरीके से इसे क्या हुआ, लाभ हुआ।
परंतु बी की घड़ी चुरी ना, तो उसको क्या हो गई, हानि हो गई। कौन सी हानि हुई, रॉन्गफुल लॉस। तो ये आपका क्या है कि धारा 24 में बेईमानी की क्या है परिभाषा आपको दे रखी है। तो जो व्यक्ति आशा से कार्य करता है, उसका कुछ इंटेंशन होता है, मैंने बताया था आशा से इंटेंशन होना चाहिए चुराने का, इंटेंशन से कार्य कर रहा है, आशा से करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाष, सदोष अभिलाष का मतलब होता है सदोष लाभ, और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि, मतलब सदोष हानि होनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर तुमने थोड़ा सा भी टच कर रखा होगा तो आप क्वेश्चन को देखते ही लगाओगे, इसमें मतलब कुछ सोचना समझना नहीं है, ठीक है। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके बिना मतलब सोच लेना पेपर 4 तो निकलने वाला नहीं है, इसको पढ़ना जरूर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में दंड कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। तो दंड की जब बात होगी दोस्तों, तो दंड की जब बात होगी तो ये आपका सेक्शन 53 में दंड की बात की गई है। सेक्शन 53 धारा कितने की बात की है, धारा आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की धारा सेक्शन 53 में दोस्तों दंड की क्या है परिभाषा दी गई है। और दंड की परिभाषा में आपको 5 प्रकार के दंड बताए हैं। इसमें कितने प्रकार के दंड हैं, 5 प्रकार के दंड, 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं। वो कौन कौन से 5 प्रकार के दंड हैं। नंबर 1 मृत्युदंड, दूसरा इसी में आपको देख रहा है आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास, क्या आजीवन कारावास जिसे बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। नंबर 3 में कारावास है, एक कठोर प्रकार का कारावास और दूसरा सरल या आसान कारावास। और इसी में नंबर 4 बात करोगे तो ये किससे संबंधित, संपत्ति की कुर्की, ये भी दंड है, संपत्ति की कुर्की। जब आप क्या करते हो, बैंक से पैसा ले लेते हो, पैसा पे नहीं करते हो, फिर भी कुर्की होती है। दूसरी चीज, यदि कोई भी अपराध करके व्यक्ति भारत छोड़ के चला जाए या कहीं ना मिले तो उसके घर की भी कुर्की हो जाती है। और 5वां है दोस्तों जुर्माना। तो ये आपको जुर्माना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसमें बात करें तो दोस्तों दंड के कितने प्रकार, तो ये आईपीसी की धारा 53 में दंड के प्रकार हैं, मतलब दंड की परिभाषा, दंड की परिभाषा में 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, और यहां पे कारावास कठोर या सरल, और उसके बाद संपत्ति की कुर्की, और उसके बाद जुर्माना। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आपका बन जाता है सेक्शन 53 पर, ठीक है। इसे देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि 10वां क्वेश्चन में, अच्छा इसे थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, ये फोटो खींच लीजिए या फिर से उतार लीजिए, है ना। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूं सीधे, दिख रहा होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 10 मैं इसे यहां से रिमूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में क्या है, क्षति से क्या अभिप्राय है, क्षति से, क्वेश्चन 10 में बोल रहा है क्षति से क्या अभिप्राय है, किसी व्यक्ति के शरीर को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि, या किसी व्यक्ति के मन तथा ख्याति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि, या किसी व्यक्ति की संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि, या किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति अथवा संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप बोलोगे सर राइट आंसर क्यों, कि मैं बोलूंगा भैया ये आईपीसी बोला गया है। तो ये कौन सी आईपीसी में बोला गया है, मैं इसको तुम्हें थोड़ा सा क्या करूं, टच देता हूं। तो सेक्शन 44, ठीक है, धारा 44। तो दोस्तों धारा 44 में आपको बताऊं तो धारा 44 में क्षति से आशय, क्षति की क्या है परिभाषा या आशय। इसमें आपको क्या बताया गया है कि क्षति, ठीक है ना, मतलब क्षति, किसकी क्षति, सॉरी, क्षति की बात होगी। क्षति किसकी, तो क्षति की जब बात होगी तो क्षति दोस्तों क्या होगा इसमें, शरीर की क्षति, ठीक है। नंबर 2 मन की क्षति, नंबर 3 मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक है ना, नंबर 3 मन की क्षति, नंबर 4 प्रॉपर्टी की क्षति,
जिसे बोलते हैं संपत्ति भैया, संपत्ति। लो, और नंबर 4 दोस्तों कौन सा? ख्याति। ख्याति समझते हो? ख्याति का मतलब है वही जो तुम समझ रहे हो, रेपुटेशन। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है जो आप ना समझ पाओ कि क्षति से क्या आप राय है। तो ये हमारे धारा 44 में क्षति का आशय बताया गया है कि क्षति क्या है। तो क्षति एक तो शरीर की क्षति, मन की क्षति, प्रॉपर्टी या संपत्ति या ख्याति या रेपुटेशन की क्षति। तो इसमें देख लो कौन से ऑप्शन में ये चारों दे रखे हैं। तो देखो, किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति अथवा संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि ही क्या कहलाती है? क्षति कहलाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहां से क्लियर हो गया। टाइम कितना होगा इसमें? कितने टाइम की बनेगी वीडियो? ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 वहां है, मतलब 20 क्वेश्चन थे इसमें। आज थोड़ा मैं मतलब टाइम ज्यादा होने की वजह से मैं इस क्लास को क्या कर रहा हूं, थोड़ा मतलब मुझे बाहर जाना था तो छोड़ रहा हूं। तो कल से आपकी जो क्लास होगी दोस्तों एकदम विधिवत तरीके से होगी, और सभी लोग क्या करेंगे इसमें कंटिन्यू लगे रहें। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, हमारे सिलेक्शन इंडिया के प्लेटफॉर्म को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।